अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं बिलाल अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल आस्क बिलाल के साथ आपको अपने न्यू ब्लॉग में खुशामदीद करता हूं। आज जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगा वो है स्पाउस वीज़ा। आपका निकाह हुआ है और आप ने स्पाउस वीज़े पे जर्मनी आना है, तो इस हवाले से आपके ज़हन में हो सकता है कुछ सवालात हों, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। हो सकता है आपके लिए और हेल्पफुल हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। तो शुरू करते हैं जी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपका अपना एक्सपीरियंस। जो मैंने किए, मैं भी स्पाउस वीज़े पे आया था, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था और जिस तरह मुझे वीज़ा मिल गया 30 से 40 डेज़ में मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है किसी भाई और बहन की हेल्प हो जाए मेरी वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मेरा जो प्रोसेस था इसका स्पाउस वीज़े का, वो था जनवरी 2014 में मैंने अपना जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए मैंने एडमिशन लिया था। जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो है वो तकरीबन 3 महीने का होता है, 3 महीने कुछ का ऐसे कोर्स है। वहाँ से सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो मतलब हाल चाल बोल चाल सकें, ये आपको कुछ हेलो हाय तक, ये इतना कोई कोर्स जो है वो मुश्किल नहीं है। और मेरा ये कोर्स भी तकरीबन मैंने पहली दफ़ा ही इसको क्लियर कर लिया था। आप भी इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट इनकी ये जी लैंग्वेज का कोर्स है, A1 कोर्स आपने करना है। और फिर जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो उसी वक्त मैंने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी मैंने ले ली। तब सिस्टम कुछ और था कि मैंने देखा अभी तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए आपको तकरीबन एक साल का वेट करना पड़ रहा है। तो ये बहुत लंबा अर्सा है। 10 साल की बात हो गई है। 10 साल पहले तो वो आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते थे, अपॉइंटमेंट लेनी होती थी तो आपने खुद ही चूज़ करना होता था कि कब आप मेन मतलब अपॉइंटमेंट पे आ सकते हैं। तो जनवरी में जब मैंने जर्मन कोर्स स्टार्ट किया है तो उसी वक्त मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली। मैंने ली तकरीबन 5 महीने की लगभग डेट जब वो रखी। मई में मैंने ना वो मई के मिड में तकरीबन मेरी थी अपॉइंटमेंट। तो उस तरह इतना लंबा मैंने इसलिए रखा कि 3 महीने का मेरा लैंग्वेज का कोर्स है। तो डर लगता है हर बंदे को, हो सकता है कि ये ना हो कि मैं वो क्लियर ना कर सकूं, फिर अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी ले लूं तो ये ना हो क्लियर ना हो और वो फिर मामला दूसरा शुरू हो जाता है। तो मैंने इस तरह रखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना लैंग्वेज कोर्स जो है वो फर्स्ट टाइम क्लियर कर लिया। 3 महीने का कोर्स है वो क्लियर हो गया। तो आगे फिर जो सारे ये 5 महीने का जो गैप था इसमें मैंने कोर्स किया, और जो भी पेपर आपको जो अपने फ़ाइल बनानी है अपने स्पाउस वीज़े के लिए, वो सारे इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। मैं इधर ये कहूँगा कि आप ख्याल रखें कि आप अपनी फ़ाइल में वही पेपर लगाएं जो इन्होंने आपको कहा हुआ या इन्होंने जो रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई है। एक्स्ट्रा पेपर आप लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर अपनी फ़ाइल में ना लगाए, क्योंकि आप वो करते तो हैं कि ठीक है चलें, हो सकता है इस तरह वीज़ा लग जाए, रिजेक्ट ना हो सकता है आपका ये पेपर, आपका ये ख्याल जो है वो सही भी हो, लेकिन जितनी आप फाइल हैवी करेंगे उतना ही आपके लिए रिस्क भी ज़्यादा होगा। और हो सकता है कि उसमें की मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, जो कोई भी नहीं चाहता। और जो अभी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है 1 साल का, तो फिर ये आप देखें कि एक दफ़ा बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो ये बहुत दूर जाता है काम। तो पहले ही आप वही पेपर लगाएं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी अपनी फ़ाइल रेडी करें और फाइल जो है वो जमा करवाएं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो आपने पेपर या फॉर्म इनके जो एम्बेसी के फॉर्म है स्पाउस वीज़े के लिए फ़िल करने हैं तो वो खुद ही करें, वो किसी के थ्रू ना करें, क्योंकि स्पेलिंग्स वगैरह आपकी डेट
जो निकाह की डेट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ और ये चीज़ें जो हैं वो ये छोटी मोटी चीज़ें देखने को तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इस पर आप देखें कि वो हर चीज़ को पे गौर करते हैं, हर एक चीज़ पे गौर करते हैं। हो सकता है आपकी एक स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा कैंसिल और रिजेक्ट हो जाए। तो बेहतर है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना ये जो फॉर्म फिल करने वाला काम है ये खुद ही करें, किसी से ना करवाएं, और हर चीज़ का ख्याल रखें कि आपके पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड और आपके जो डॉक्यूमेंट साथ लगने हैं और फॉर्म वगैरह, इन पे सब पे आपके स्पेलिंग्स, आपकी डेट्स और ये सारी चीज़ें एक जैसी हों, इनमें कोई किसी भी जगह कोई गलती की गुंजाइश नहीं है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलती की वजह से आपका वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपको देखेगा वो कितनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको दोबारा फिर ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 साल तक वेट करना पड़े। तो बेहतर है कि बंदा पहले ही अपना जो वो पेपर और फाइल और ये पेपर सारे जो रेडी करने हैं वो सही तरह आप रेडी करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। अब ये सारे पेपर जो आपका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, शुरू तो आप पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट से करें। मैं मतलब मेरा ताल्लुक गांव से है, तो वहाँ यूनियन काउंसिल होती है जहाँ पे आप वो मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसका रिकॉर्ड वगैरह उधर, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट उधर से निकलता है। तो वहाँ जाके सबसे पहले तो अपना रिकॉर्ड चेक करें कि आपका जो वो सारा डाटा है वो सारा ठीक है, उन्होंने सही रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि पहले अब आपका तो पता नहीं, लेकिन पहले जो होता था, अभी तो मेरे ख्याल कंप्यूटराइज कर दिया होगा उन्होंने, इतना कुछ वो चेंज हो रहा है तो ये भी कंप्यूटराइज हो गया उन्हें। तो ये कि पहले जो रिकॉर्ड हाथ से लिखते थे इतनी वो उसमें मिस्टेक्स होती थी कि वो जब आप अपने ये ऐसे कोई काम करना चाहते हैं तो फिर मुश्किल पेश आती है, रिकॉर्ड सारा गलत होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके अगर आप आईडी कार्ड और ये वो बनवा लेते हैं, मेरे ख्याल जो आपकी मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होता है उसके थ्रू आप अपना ना वो आईडी कार्ड, पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो वो सारा इधर उधर हो जाता है, सारे आपके डेट्स वगैरह गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ ये चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेपर सारे खुद ही रेडी किए थे, बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो शनाख्ती कार्ड, आईडी, जो आपका मेरा मतलब पासपोर्ट है, तो खुद ही रेडी करने का फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मेरे किसी भी पेपर में कोई गलती नहीं थी। तो ये वो फिर मुझे कहीं भी मतलब जब ये मामला हुआ बाहर आने का और ये पेपर रेडी करने पड़े, तो कि कोई फिर मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा सबसे पहले जाकर तो अपना यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड चेक करें, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाएँ, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ और आपके वालिद का, आपकी वालदा का नाम और ये सारी उनके नाम की स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें अगर उस डेट ऑफ बर्थ पे जो आपका है बर्थ सर्टिफिकेट उस पर सही है, तो फिर आगे आप अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह उसके थ्रू बनवाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। तो ये जी कि आप पहले अपना यूनियन काउंसिल में जाके रिकॉर्ड सही करवाते हैं, वहाँ से ये सारे आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। तो बाकी जो पेपर दूसरे रेडी करने हैं तो वो सारे इनकी वेबसाइट पे मेंशन है, वो उसके अलावा किसी भी पेपर को लगाने की ज़रूरत है। मैंने कोई नहीं लगाया था, इसलिए जो है गलती की गुंजाइश नहीं थी। सारे फॉर्म वगैरह भी खुद ही मैंने, मेरी वाइफ ने जो है वो फिल किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ सही रहा। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अपने फॉर्म वगैरह का अपना ये सारे पेपर वगैरह खुद ही तैयार करें, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो फ़ीस भी आपसे ठग लेते हैं और बाद में कोई गारंटी भी नहीं होती कि हाँ जी उनकी वजह से कोई आपकी उनकी गलती की वजह से आपकी ये सज़ा ही मिलेगी कि 1 साल आपको और वेट करना पड़ जाएगा या नई अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि बंदा अपने काम खुद ही करे। इसके बाद जी मैं वापस अपनी वो जो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी जो सुना रहा हूँ उस पर जाता हूँ। मैंने मई में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ाइल जमा करवाई और फ़ाइल जमा करवाने के बाद बस आपने और कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट ही करना है आपने, क्योंकि इनकी तरफ से ही वो आती है, इंक्वायरी वगैरह आती है। हो सकता है दोस्तों को मालूम भी हो, इस चीज़ का पता होता है। और वो बंदा जो आता है वो डायरेक्ट आपकी क्या कहते हैं यूनियन काउंसिल में जाता है, वो आपके पास नहीं सबसे पहले आता, वो पहले उधर ही जाता है।
और उधर जाके आपका रिकॉर्ड वगैरह सारा वो पता कर लेते हैं। वो हो सकता है, मुझे तो उस बंदे ने फ़ोन करके उधर बुलाया था यूनियन काउंसिल में कि आपकी इंक्वायरी आई है तो आप आ जाएं इधर। तो मैं उधर गया था, सारा उसने मेरे सामने मेरा रिकॉर्ड चेक किया और सारे क्या कहते हैं हर चीज़ उसने देख के फ़ोटोज़ बनाए जो बाद में वो साथ लेके जाते हैं प्रूफ के तौर पे, क्योंकि उनको फ़ोटोज़ में वो ऐसी चीज़ होती है कि सब कुछ नज़र आ जाता है। अगर आप उसमें कोई क्या कहते हैं हेरा फेरी करते हैं तो वो सारा उनको मालूम हो जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही इन चीज़ों से बचने के लिए सारा पहले ही लीगल तरीके से सारा काम किया हो तो फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी के बाद वो बंदा उधर जाता है, फिर आपको पता भी नहीं होता, हो सकता है वो आपके गांव में भी इधर उधर पूछगिछ करके गया हो कि गया वाकई ये बंदा इधर का रहने वाला है और कोई फ्रॉड तो नहीं है या इनका कोई निकाह हुआ था इधर। वो सारी इंक्वायरी वो करते हैं। और फिर उसने पहले तो मेरे ख्याल मैंने फ़ाइल के साथ अपनी कोई वो निकाह की तस्वीरें नहीं लगाई थी, लेकिन जब वो बंदा आया था वो निकाह की तस्वीरें फिर ले गया था साथ, वो आपको वापस मिल जाती हैं बाद में, फ़ाइल आपको आ जाती है, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो प्रूफ के तौर पे वो आपसे लेते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा है, वो सारा उनका वो इंक्वायरी हो जाती है और कवर हो जाता है सारा मामला। इंक्वायरी के बाद जी तकरीबन मेरे ख्याल थोड़ी देर ही गुजरी है तो मुझे कॉल आती है। मेरे गालबन मई में मैंने जमा करवाया है, जुलाई के एंड तक मुझे कॉल आ गई थी, मतलब 40 डेज़ तकरीबन बनते हैं इस तरह करके। तो मुझे कॉल आ गई थी मतलब कि आपका वो वीज़ा लग गया तो आप वीज़ा ले लें आके, और मैं इस तरह ये तो आपसे मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को थोड़ा सा मैं गाइड करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो आप लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं कि ये पेपर लगा लें वो लगा लें, हो सकता है इसके थ्रू आपका वीज़ा जल्दी लग जाए या ना रिजेक्ट हो। तो जल्दी लगने वाली तो बात कोई नहीं, जो प्रोसेस है टाइम वो लगना ही लगना है अभी तो, लेकिन वेटिंग टाइम ही बहुत ज़्यादा है, 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि पहले ही अपने पेपर सही तरह रेडी करे ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे, रिजेक्ट ही ना हो। अल्लाह मियां ऐसा जो है वो मामला बड़ा मुश्किल, ठीक है निकाह के बाद ऐसे दूर रहना एक मुश्किल वक्त है ऐसे गुजारना। तो पहले ही अपने पेपर सही तरह रेडी करें और वही पेपर लगाएं। मैं बार बार ये बात रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोग समझ जाएं कि मैंने जो पेपर लगाए थे वही लगाए थे जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन इन्होंने किए हुए हैं कि ये हमें पेपर चाहिए आपकी तरफ से, और आपका जो स्पाउस है, आपका स्पॉन्सर जिसने आपको करना है, आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है, तो उसकी तरफ से जो पेपर चाहिए वो उसने रेडी करने हैं। तो हमारा तो मामला जो फ़ाइल मैंने जमा करवाई है तो वो तो ज़्यादातर समझ लें कि मेरी वाइफ ने इधर से जो फॉर्म वगैरह फिल किए ये वो सारी चीज़ें, बाकी मेरी तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मैंने रेडी किए, इधर से जो चाहिए थे वो मेरी वाइफ ने अपनी रेडी करके फ़ाइल बना के तो वो भेज दी। और हमारा तो बड़ा वो एक ड्रामा ही मामला हुआ कि पेपर इधर से सेंड हो गए और वो किए भी अर्जेंट सेंड DHL के थ्रू, मैं सॉरी कह रहा हूँ ये डॉइच में, DHL के थ्रू वो पेपर भेजे और अच्छे खासे पैसे भी दिए और वो पता नहीं चल रहा जी फ़ाइल कहाँ आ रही है, अपॉइंटमेंट सर पे आई हुई है। और समझ लें कि एग्जैक्ट अगले दिन मैंने अपॉइंटमेंट पे जाना है इस्लामाबाद, और उससे एक दिन पहले शाम के टाइम, वो भी मैं सुबह से लेकर शाम तक वो उस ऑफ़िस के चक्कर लगा रहा था कि मुझे भाई वो फ़ाइल पहुंची, कहाँ पहुंचा हमारा पैकेट, ये चीज़ें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पहुंच गया, क्योंकि ये सारे ओरिजिनल पेपर थे, अगर मिस हो जाता तो फिर अपॉइंटमेंट भी जाती रहती, फिर 2-3 महीने का वेट करना पड़ता नई अपॉइंटमेंट के लिए, और अगर पेपर गुम हो जाते तो वो फिर और भी लंबा प्रोसेस है रेडी करने के लिए, और फिर पैसे भी खर्च हुए, ये सारा मामला पता नहीं वो रेडी भी होते या नहीं, क्योंकि सारे ओरिजिनल पेपर थे ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पहले पहुंची, फिर अगले दिन मैं जाके जो वो फ़ाइल जमा करवाई, और अल्लाह का शुक्र के 30-40 डेज़ जो ये प्रोसेस जो फ़ाइल जमा करवाने के बाद था, ये प्रोसेस था मेरा
30-40 डेज़ के अंदर मुझे वीज़ा आ गया था। तो ये है कि जो बहन भाई इस तरह आना चाह रहे हैं स्पाउस वीज़े पे, तो हो सकता है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और उनके जो सवालात कुछ हैं उनको इधर मेरी वीडियो के थ्रू कोई जवाब मिल जाए, उनको कोई हेल्प मिल जाए, उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हो। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आना चाह रहे हैं स्पाउस वीज़े पे, और जो मतलब अपना पेपर वगैरह रेडी कर रहे हैं, लैंग्वेज कर रहे हैं। तो ये कि मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज कोर्स भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें हेलो हाय ये वो थोड़ा सा वो बंदा सीख ही जाता है अपना। अगर तो ये आपको पसंद आई है इन्फॉर्मेशन तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपकी फीडबैक की वजह से जो है वो हौसला अफजाई मिलती है, बंदे को हौसला अफजाई होती है। तो फिर मैं ये कि नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मैंने अपने चैनल का नाम भी आस्क बिलाल इसलिए रखा है कि कोई भी आपके पास सवाल है, कोई भी किसी भी बारे में आपने कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपके उस कमेंट को, उसको सवाल को मैं इग्नोर नहीं करूँगा। कम से कम मैं उस पर कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पता करके ढूंढ के या कहीं से पूछ के आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, या उसके ऊपर एक नया ब्लॉग बना दूँगा, ताकि हो सकता है किसी और भी बहन या भाई को या किसी दोस्त को उसकी ज़रूरत हो या उसकी भी हेल्प हो जाए। तो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है, तो तकरीबन 1-2 वीडियो मैंने चढ़ाई है, तो काफ़ी दोस्तों का अच्छा फीडबैक भी आया है। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट भी किए हैं, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। तो ये कि एक बंदा जिसको हौसला अफजाई मिलती है उसको लोग लाइक करते हैं, तो फिर बंदे का दिल करता है कि और भी अच्छा काम करे और भी अपने दोस्तों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन और भी ढूंढ के निकाल के या अगर मुझे पता है तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये है कि आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, और इस दुआ के साथ कि जो लोग बेचारे जो दोस्त ये इस बहन भाई फंसे हुए हैं इस प्रोसेस में, एक तो उन सब की अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे और उनका प्रोसेस जो है वो सही रहे और उनका वीज़ा, मैं तो नहीं चाहता कि अल्लाह करे चलो किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट हो जो इस प्रोसेस में। बाकी फिर अगली वीडियो तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।